सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे भारत के भूगोल में भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की, यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। और ये है पार्ट फर्स्ट, कम से कम 3 से 4 पार्ट्स में ये जो हमारी क्लास होगी पूरी होगी। थर्ड क्लास है, तीसरा ये वीडियो है और ये जो हमारा वीडियो है पूरी तरह से मैप बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करें भारत के भू आकृतिक प्रदेश की, तो भू आकृति आखिर कहा किसे जाता है, पहले इसको हमें समझना होगा। भू आकृति कहते हैं पर्वतों, पठारों, मैदानों के आकार और विकास को, यानी कि किसी भी देश या किसी भी स्थान के में जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं और इसी तरह की जितनी भी स्थलाकृतियाँ होती हैं, उन स्थलाकृतियों को भू आकृति कहा जाता है। चलिए भारत की बात करें तो भारत बहुत विशाल देश है, जैसे कि आपको पता है, जिसमें सभी प्रकार की भू आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ हैं। जैसे कि भारत में आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे, पठार भी मिल जाएंगे, मैदान भी मिल जाएंगे, द्वीप भी मिल जाएंगे। तो ये सभी लक्षण भारत के अंदर पाए जाते हैं। कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जहाँ एक ही प्रकार के लक्षण मिलते हैं, या तो वहाँ पठार हैं या पर्वत हैं या मैदान ही मैदान है पूरी तरह से, कोई पर्वत नहीं, पठार नहीं है, या कोई द्वीप है, जैसे श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन भारत के अंदर क्या है, ये सारे के जो जितनी भी प्रकार की भू आकृति हैं वो सब हमारे यहाँ मिल जाती हैं। मरुस्थल भी हमारे यहाँ मिलता है, मैदान भी मिलते हैं, तो सभी प्रकार के भू आकृति मिलती हैं। तो भू आकृति की दृष्टि से भारत को 4 प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। हम देखते हैं कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मैप में आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये वाला जो हिस्सा है पूरा आता है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, जहाँ की हिमालय पूरा फैला हुआ है। हिमालय पर्वत यहाँ पर है। दूसरे बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान दूसरे नंबर पर आता है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा के पूरा उत्तर का विशाल मैदान है। ये जो हिस्सा है उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। तीसरा जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का आता है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये जो येलो कलर का जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा के पूरा प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके 3 तरफ से पानी हो और एक तरफ ज़मीन हो। जैसे कि आप प्रायद्वीपीय भारत को देखेंगे तो इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ अरब सागर है, नीचे की बात करें तो नीचे हिंद महासागर है और इस तरफ ज़मीन है। तो ये जो हिस्सा कहलाएगा भारत का, ये प्रायद्वीप कहलाएगा। चौथे हिस्से की बात करें तो चौथे हिस्से के अंदर तटीय मैदान और द्वीप समूह आते हैं। तो तटीय मैदान को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये पिंक कलर का जो हिस्सा है ये पूरा तटीय मैदान है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के इस हिस्से में है, लक्षद्वीप जो भारत के इस हिस्से में है, तो ये सब भारत की जो भू आकृति है। तो 4 हिस्सों में हमने भारत की भू आकृति को डिवाइड किया है। चलिए अब 1 बाय 1 एक एक हिस्से की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। देखिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत जो है श्रृंखला विस्तृत है, जो विश्व के सर्वाधिक युवा वलित पर्वतों में से एक है। युवा वलित पर्वत यानी पर्वतों का एक प्रकार है जो नए पर्वत बने हैं, और वलित पर्वत होते हैं मतलब वो पर्वत जो मोड़दार होते हैं या वलन की प्रक्रिया द्वारा जिनका निर्माण होता है, वो वलित पर्वत कहलाते हैं। तो ये जो हिमालय है सबसे नए जो नवीन वलित पर्वत हैं उनमें से एक है। भारत के अंदर सबसे प्राचीन वलित पर्वत भी पाए जाते हैं, जो अरावली है वो प्राचीन वलित पर्वत हैं। तो भारत में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से हैं और हिमालय विश्व के सबसे नए पर्वतों में या सबसे युवा पर्वतों में है। बात करेंगे सबसे पहले हिमालय के निर्माण की, कि आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय के निर्माण के संबंध में जो मान्य सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, या टेक्टोनिक प्लेट्स का जो सिद्धांत है वो माना जाता है। इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है, और जहाँ पर आज हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पर कभी विशाल टेथिस सागर स्थित हुआ करता था। चलिए इसकी और बात करें तो ये आप यहाँ पर मैप देख रहे होंगे।
225 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 225 मिलियन वर्ष पहले जो विश्व की स्थिति थी वो कुछ इस तरह से थी। ये एक महाद्वीप था पूरा के पूरा, जिसे पेंजिया नाम से जाना जाता था, और एक ही महासागर था जिसे पैंथालासा कहा जाता था। महाद्वीप का नाम था पेंजिया और महासागर का नाम था पैंथालासा। फिर लगभग 150 मिलियन वर्ष बाद, यानी कि धीरे धीरे जब प्रभाव के कारण जो भूभाग था या महाद्वीप थे वो अलग अलग बने, तो वो दो हिस्सों में टूटा। ऊपर का कहलाया लोरासिया और नीचे का कहलाया गोंडवाना। ये आप देख रहे होंगे, ये गोंडवाना, यहाँ से ये ऊपर का लोरासिया। लोरासिया का एक और नाम है अंगारा लैंड, इसका एक और नाम है अंगारा लैंड, और नीचे वाले का गोंडवाना लैंड। तो ये जो हिस्सा कहलाया, यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता था टेथिस सागर। ये क्या कहलाता था? टेथिस, ये टेथिस सागर है, ये टेथिस सागर का यहाँ पर हिस्सा है। अब 100 मिलियन ईयर एगो क्या स्थिति थी कि इंडिया यहाँ पर स्थित था, और धीरे धीरे इंडिया ये ऊपर की ओर विस्थापित हुआ, और ये विस्थापित होकर ये वर्तमान की स्थिति है कि भारत यहाँ पर मिल गया है, और यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो ये दो महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुआ। इस तरफ था ऊपर की तरफ अंगारा लैंड और नीचे की तरफ गोंडवाना लैंड से टूटा हुआ भारत का हिस्सा। ये जब दो हिस्से यहाँ पर आपस में टकराए तो फिर हिमालय का निर्माण हुआ। इस सागर के दक्षिण में एक विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड था, ये सागर, इसके दक्षिण में ये गोंडवाना लैंड, और उत्तर में एक विशाल अंगारा लैंड, ये उत्तर में एक विशाल, ये उत्तर का अंगारा लैंड था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जो मेसोजोइक कल्प था उसके अंत में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच टेथिस सागर का तल प्रदेश हलचलों के कारण ऊपर उठकर सागर तल की सतह तक आ पहुंचा। यानी कि ये जो टेथिस सागर था इसमें इसके भी अवसाद यानी इसके भी निक्षेप आते थे और गोंडवाना लैंड के निक्षेप आते थे, और ये काफ़ी भर गया था। तो जो भूगर्भिक हलचलें हुई उनके कारण क्या हुआ, इसका तल जो है ऊपर उठ गया, और ये जो जल था टेथिस सागर का जल, ये नीचे वाली जो भूमि थी इंडिया वाली भूमि, गोंडवाना लैंड इस भूमि के निचले प्रदेशों में पहुंच गया और पूरी तरह से जम गया। इसके साथ साथ ही गोंडवाना लैंड विस्थापन के प्रभाव से टूट गया और उसके स्थान पर हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो जब ये गोंडवाना लैंड टूटा और टूट के इंडिया ऊपर गया तो यहाँ पर जो बना वो हिंद महासागर बना। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर इस सिद्धांत के अनुसार टेथिस सागर का उत्थान इतने पर भी नहीं रुका, मतलब टेथिस सागर जो ऊपर उठ रहा था वो रुका नहीं, वो और उठता ही चला गया और भूगर्भिक हलचलों के कारण ऊपर उठता चला गया, और उसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जो चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई हैं। तो मतलब दो चीज़ों के ऊपर इंडिया का जो माफ़ कीजिएगा हिमालय का निर्माण हुआ। पहला जो दो प्लेट्स आपस में टकराई और प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण बीच की भूमि ऊपर उठ गई, और दूसरा जो अवसाद अंगारा लैंड के और गोंडवाना लैंड के टेथिस सागर में जमा हो रहे थे वो भी भूगर्भिक हलचलों के कारण ऊपर की ओर उठे। तो ऊपर की ओर उठने का जो प्रकार था वो वलित यानी मोड़दार रूप में वो ऊपर उठे, इसलिए इसे वलित पर्वत कहा जाता है, और हिमालय नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में गिना जाता है। तो इस तरह से निर्माण हुआ हिमालय का। इसे अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं। अल्पाइन समूह जो है एक प्रकार होता है पर्वत श्रेणियों का, और हिमालय पर्वत अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियों का ही भाग है। हिमालय पर्वत विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यहाँ से ये जो हिमालय होता है वो प्रारंभ होता है और कहाँ तक फैला हुआ है, वो फैला हुआ अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पर आप देखेंगे मैप में तो यहाँ तक वो फैला हुआ है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है। ये 2500 किलोमीटर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। पूरब में जो इसकी चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर तक हो जाती है, यानी कि इस तरफ जब देखेंगे इसकी चौड़ाई कम है थोड़ी सी, लेकिन पश्चिम में यानी इस तरफ इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। यहाँ पर लगभग 500 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो है मात्र 150 किलोमीटर ही इसकी चौड़ाई मिलती है। वहीं इसकी बात करें ऊंचाई की तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट भी है जो 8848 या 8850 मीटर ऊंचा है, धौलाधर, कंचनजंगा, तो ऐसी बहुत सारी श्रेणियाँ हैं जो काफ़ी ऊंची हैं और नीची श्रेणियाँ भी हैं। तो औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर पूरे जो हिमालय की औसत ऊंचाई है। अब हिमालय की श्रेणियों के वर्गीकरण की बात करें तो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उसको मेनली दो हैं। एक तो पहला है कि ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से जिसे जाना जाता है। यहाँ से आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है
मैप में देखिएगा, ये वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो हिस्सा जाना जाता है वो हिमालय पर्वत समूह के नाम से जाना जाता है। बाकी का ये शेष जो रेस्ट ऑफ हिमालय है ये जाना जाता है हिमालय पर्वत समूह के नाम से। चलिए बात करेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, यहाँ पर आप मैप में देखेंगे कि ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय, इसका जो मुख्य विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हिमालय के उत्तर में है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हिमालय है ये शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं, और यहाँ पर ये दूसरी श्रेणियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। तो इस श्रेणी के उत्तर की ओर ये देखिएगा हिमालय यहाँ तक है ये, और इसके ऊपर है ये वाला हिस्सा जो है, इसके ऊपर वाला हिस्सा है ट्रांस हिमालय, ये वाले हिस्से से नीचे ये, जैसे ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये हिमालय की है, ये भी हिमालय की है, और ये शिवालिक है, ये मध्य है, और ये महान हिमालय है। ये 3 हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं जिसे आगे हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर जो है उसके उत्तर की ओर है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय है जिसकी लंबाई 965 मीटर है, जिसकी 965 किलोमीटर होगी। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है, जिसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी की बात करेंगे, काराकोरम श्रेणी पहली श्रेणी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो श्रेणी है यहाँ से देखिएगा कश्मीर में, ये है काराकोरम श्रेणी, ये पहली श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी। दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी है लद्दाख श्रेणी, उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे ये जो है लद्दाख श्रेणी के नाम से जानी जाती है, काराकोरम के समानांतर लद्दाख श्रेणी। और तीसरी है जास्कर श्रेणी, उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये जो है जास्कर श्रेणी है। तो ये 3 श्रेणियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और श्रेणी है जो कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है, लेकिन वो भारत के अंदर नहीं है कैलाश श्रेणी, वो ये यहाँ पर आप देखेंगे कैलाश श्रेणी है, ये भारत में ना होकर तिब्बत में है कैलाश श्रेणी, चाइना के अंदर। चलिए बात करेंगे सबसे पहले काराकोरम श्रेणी की। यह भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है उच्च एशिया की रीढ़, और ये नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, उच्च एशिया की रीढ़। ये देखिए यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर पामीर की ग्रंथि है, या पामीर की गांठ जिसे कहते हैं, ये यहाँ पर है, और इसी के ऊपर लगा हुआ है तिब्बत का पठार, जो कि संसार की छत के नाम से जाना जाता है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, और ये गॉडविन ऑस्टिन या इसका एक और नाम K2 है, ये 8611 मीटर ऊंची है, और ये जो है काराकोरम श्रृंखला में ही स्थित है। यहाँ काराकोरम श्रृंखला में देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये K2 है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि K2 जो है वर्तमान में POK के अंदर आ पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, यानी इस भाग पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो भारत की जो भूमि है जिस पर हमारा कब्जा है, अभी ये हमारे कब्जे में नहीं है, और पाकिस्तान ने इसका नया नामकरण किया है, जहां इसे चागोरी या शाहगोरी के नाम से इसको जाना जाता है, K2 को। चलिए काराकोरम श्रेणी के अंदर ही नुब्रा घाटी स्थित है, और नुब्रा घाटी में है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पर ये नुब्रा घाटी है, और यहीं पर है ये सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी लड़ाई चलती रहती है, और सामरिक महत्व का ग्लेशियर है, हिमनद है ये। बात करेंगे लद्दाख श्रेणी जो उसके बाद आती है। लद्दाख श्रेणी, ये वाला जो भाग है ये लद्दाख श्रेणी में आता है। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर ये K2 ये जो है काराकोरम है, और ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो काराकोरम के दक्षिण में इसकी जो लंबाई है 300 किलोमीटर, और ऊंचाई जो है 5800 मीटर है, यानी कि ये काराकोरम के जस्ट दक्षिण में नीचे की ओर है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी जो है तिब्बत चीन में स्थित है, इसी का पूर्वी भाग है, और ये इस तरफ पड़ता है, कैलाश श्रेणी के नाम से उसे जाना जाता है, और वो जो है वो चीन के अंदर है। जास्कर श्रेणी की बात करें तो जास्कर श्रेणी जो है लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है, ये लद्दाख श्रेणी है, इसके दक्षिण में उसके नीचे की तरफ ये है जास्कर श्रेणी, आप देखेंगे ये जास्कर श्रेणी है, और ये जो जास्कर श्रेणी है लद्दाख और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये जो है ये महान हिमालय है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये महान हिमालय है, और महान हिमालय और लद्दाख श्रेणी के बीच में है जास्कर श्रेणी, और महान हिमालय के उत्तर में है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और लद्दाख और जास्कर के बीच ही सिंधु नदी घाटी स्थित है, यानी लद्दाख और जास्कर के बीच में यहाँ से आप देखेंगे एक नीली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो लाइन है ये सिंधु नदी की लाइन है। तो सिंधु नदी घाटी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में स्थित है। चलिए बात करते हैं अब हम
हिमालय पर्वत समूह की जो दूसरा हिस्सा है। अभी हमने ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय की बात की, अब बात करेंगे हिमालय पर्वत की। देखिए, हिमालय पर्वत समूह को 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विभाजित किया गया है। बात करें हम उत्तर से दक्षिण को लेकर, उत्तर से दक्षिण में इसे 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है, जो एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पहली है वृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री, 3 नाम इसके आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जास्कर श्रेणी के नीचे की तरफ ये जो है, ये है ये वाला जो आपको रेड कलर की मैप में लाइन दिखाई दे रही होगी, ये पूरी की पूरी ये ए हिस्सा है, इसे कहा जाता है वृहद हिमालय, महान हिमालय या फिर हिमाद्री। अब उसी के पैरेलल दूसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसी के नीचे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा ये कटी हुई लाइनें आपको मिलेंगी, ये वाली जो है उसी के पैरेलल है, ये पूरा जो है ये मध्य हिमालय के नाम से या लघु हिमालय के नाम से जानी जाती है। और उसी के समानांतर जो तीसरी है वो वाह्य हिमालय के नाम से जानी जाती है या शिवालिक के नाम से जानी जाती है। यहाँ से शिवालिक स्टार्ट होती हैं, आप देखेंगे ये शिवालिक है और ये पूरा के पूरा उसके समानांतर शिवालिक श्रेणियाँ आपको मिलेंगी। तो ये 3 इसके हिस्से हैं, पहली है मध्य हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा वाह्य या शिवालिक हिमालय। और ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, क्योंकि ये इनसे ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे बन जाएंगे। चलिए बात करेंगे सबसे पहले वृहद हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री या इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और ये जो श्रेणी है सबसे पहले विकसित, जब चरणों में ये विकास हुआ है हिमालय का और अभी भी हो रहा है। सबसे पहले जो बना था हिमालय बना, वृहद हिमालय बना, उसके बाद मध्य हिमालय बना और सबसे आखिरी में बनी है शिवालिक की। तो सबसे पहले बात करेंगे वृहद हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री की। देखिए, हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी है जो सबसे ऊंची भी है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे उत्तरी है और सबसे ऊंची है। लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो ये सबसे कम ये कम चौड़ी है, 25 किलोमीटर, सबसे कम तो नहीं है लेकिन कम चौड़ी है, 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसका एक और नाम आंतरिक हिमालय है और जो नंगा पर्वत से लेकर नामचारवा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में खड़ा है। देखिए, ये कहीं भी कटता पिटता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये नंगा पर्वत है, यहाँ पर आप ये नंगा पर्वत है और यहाँ से लेकर ये नामचारवा पर्वत यहाँ तक ये फैला हुआ है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामचारवा पर्वत। तो ये पर्वतीय दीवार के रूप में एक पूरा दीवार के रूप में ये फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों की बात करें, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इसी के पास में स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है, यहाँ ये माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद कंचनजंगा 8598, तो ये सिक्किम के और नेपाल के बॉर्डर पे ये कंचनजंगा 8500। फिर बात करेंगे इसी में जो है मकालू है, मकालू के पास में ही, इसी के पास में यहाँ पर मकालू आपको मिल जाएगा। इसके पास में ही नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत सबसे स्टार्टिंग में, यहाँ पर आप देखेंगे ये नंगा पर्वत है। और नंदा देवी जो उत्तराखंड के अंदर है, नंदा देवी 7816 या कई जगह पर इसे आपको 7817 मीटर की ऊंचाई इसको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये है नंदा पर्वत। तो ये इम्पॉर्टेंट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इस पर्वत श्रृंखला में आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बात करें महान हिमालय के अंदर ही माउंट एवरेस्ट जो है उसको तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है और नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। यहाँ पर आप देखेंगे ये माउंट एवरेस्ट है और इसे सागर माथा के नाम से या चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सागर माथा। इस पर्वत श्रेणी के अंदर अनेक दर्रे मिलते हैं। दर्रे क्या होते हैं, इंग्लिश में पास कहते हैं। ये वो स्थान होते हैं जहां दो पर्वतों के बीच से निकलने का स्थान होता है। ध्यान दीजिएगा, दर्रों का मतलब ये नहीं कि उनके नीचे से निकलने का स्थान है। दो पर्वतों के बीच में इस तरह से जो गैप होता है, ये जैसे आप देखेंगे इस तरह से गैप होता है। एक पर्वत यहाँ पर ख़त्म हुआ और दूसरा पर्वत यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये बीच का जो गैप है, जैसे एक पर्वत ये है और दूसरा पर्वत ये स्टार्ट हुआ, तो ये बीच का गैप है, ये दर्रा कहलाता है। तो इसके अंदर कश्मीर के अंदर एक तो बुर्जिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला, शिवकिला, उत्तरांचल के अंदर थांगला, नीतिला, लिपुलेक, सिक्किम में नाथुला, जेलेपला,
और अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोमडीला, बुमला, टुंगला, पुंगमा, ये दर्रे महत्वपूर्ण हैं। दर्रों के ऊपर एक स्पेशल पूरा के पूरा वीडियो होगा, उसमें हम उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे, किस राज्य के अंदर हैं, कहाँ से किसको मिलाते हैं और क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो ये अभी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ये याद रखना है कि हाँ यहाँ पर ये दर्रे मिलते हैं। चलिए बात करते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय की। वृद्ध हिमालय के बाद जो दूसरी श्रेणी है, देखेंगे ये वाली जो है ये है मध्य हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणी, उसके पैरेलल चलती है पूरी की पूरी। ये है मध्य हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणी जो उसके पूरी की तरह पैरेलल आपको मिलेगी। चलिए इस श्रेणी को हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जो महान हिमालय के दक्षिण में है। और औसत ऊंचाई की बात करें ये उससे कम ऊंचा है। जैसे कि वृद्ध हिमालय की बात करें तो 6000 मीटर की उसकी औसत ऊंचाई थी, ये 3700 से लेकर 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 के बीच में इसकी चौड़ाई है। जो महान हिमालय है उसकी मात्र 25 किलोमीटर की चौड़ाई है, तो ये उससे अधिक चौड़ा है। इसके अंदर बात करें तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, ये जो है इस भाग की पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत देखिए, हिमालय एक पर्वत ना होकर बहुत सारे पर्वतों की श्रेणियां हैं। तो मध्य हिमालय के अंदर जो है पीर पंजाल है, कश्मीर के अंदर आपको ये पीर पंजाल देखने को मिलेगा। उसके बाद धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी हिमालय, और ये जो है महाभारत हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये मध्य हिमालय के अंदर या लघु हिमालय के भाग में आती हैं। चलिए मध्य हिमालय में बात करें तो इसके अधिकांश जो भारत के अधिकांश पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं, जैसे शिमला की बात करें, डलहौजी की बात करें, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब के सब जो हैं लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों पर स्थित हैं। जैसे लघु हिमालय है उसका दक्षिणी ढाल यानी भारत की तरफ ये स्थित हैं, और ये जो है इनको हिल्स एरिया या माउंटेन हिल्स के नाम से भी जानी जाती हैं। और कई लोग भारत के अंदर ये घूमने फिरने के उद्देश्य से बहुत शानदार जगह हैं। हिमाचल के अंदर इसी मध्य हिमालय के अंदर कुंगलू और कांगड़ा घाटियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये इस पर स्थित है, दो मुख्य दर्रे इस पर स्थित हैं, बंदल और बंदल पीर दरगाह और बनिहाल दर्रा, ये जो हैं पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हैं। वही बात करें जवाहर सुरंग की, तो जवाहर सुरंग जो है जम्मू को श्रीनगर मार्ग से होकर जाती है और वो भी पीर पंजाल श्रेणी से होकर ही निकलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पर है। चलिए इसके ढालों पर, ये ढाल नहीं है, ढालों पर कोणधारी वन और छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो कोणधारी वन क्या होते हैं? ऐसे वन जो इस तरह के होते हैं, शंक्वाकार, इस तरह के वन, देवदार के पेड़ यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, चीड़ के पेड़ में मिलते हैं। तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो कोणधारी पेड़ कहलाते हैं। तो कोणधारी वन मिलते हैं और छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है इन घास के मैदानों को। कश्मीर में इन मैदानों को मर्ग कहा जाता है। तो दो आपको नाम, जगहों के नाम सुनने को मिले होंगे, आपने सुना होगा गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो ये इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है, और मध्यवर्ती भागों में इन्हें द्वार, जैसे हरिद्वार के नाम से या दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून हुआ, कोठरी दून हुआ, पतली दून हुआ। तो ये दून के नाम से जाने जाते हैं। कश्मीर में मर्ग के नाम से जाने जाते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल पग्यार के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं। ये बेसिकली घास के छोटे छोटे मैदान हैं जो इन पर्वतों पर पाए जाते हैं। तो घास के मैदान है, ध्यान दीजिएगा। वहीं वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये सबसे आउटर श्रेणी है, सबसे बाहरी श्रेणी है, और ये जो है हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। औसत ऊंचाई की बात करें 900 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, यानी कि ये सबसे नीची है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ऊंचाई हिमालय की बढ़ती जाएगी। शिवालिक हिमालय 900 से 1200, मध्य हिमालय या लघु हिमालय 3700 से लेकर 4500 मीटर, और जो वाह हिमालय, आंतरिक हिमालय या महान हिमालय या वृहत हिमालय है वो 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, तो इसकी चौड़ाई कम है। इसे गोरखपुर के समूह डुंडवा श्रेणी और या चुरिया मुरिया श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समूह किस नाम से जाना जाता है। अगर शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये जो लाइन है वो शिवालिक हिमालय की, आप मैप में देखेंगे ये पूरा के पूरा शिवालिक, सबसे दक्षिणी हिस्सा जो देख रहे होंगे ये शिवालिक हिमालय है। चलिए, शिवालिक हिमालय को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों और अरुणाचल प्रदेश में ढाफला,
मिरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। ढाफला अरुणाचल प्रदेश के अंदर, या मिरी या अबोर या मिश्मी, इन पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। और ये पर्वत जो श्रृंखला है इसका सबसे नवीनतम भाग है, यानी सबसे पहले बना ये वृत्त हिमालय, सबसे लास्ट वाला, उसके बाद बना जो सेकंड वाला है, और तब सबसे लास्ट में बना ये थर्ड वाला। तो तीनों भाग एक के बाद एक इनका निर्माण हुआ है। शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बना है। चलिए अब बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। तो ये तो हमने हिमालय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक बांटा था, अब हम इसका बांटेंगे पश्चिम से लेकर पूरब में। तो सर्वप्रथम सर सिडनी बुरार्ड जो थे उन्होंने पूरब से लेकर पश्चिम में 4 प्रमुख प्रादेशिक विभागों में इनको विभक्त किया था, और विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया गया था। जो नदी जहाँ से गुजरती उसके आधार पर इनका विभाजन किया गया था। जो पहला विभाजन जिसको नाम से जाना जाता है वो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो इंडस यानी कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में स्थित है, और ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरे हिमालय की बात करें तो ये जो है सतलज नदी से काली नदी के बीच में स्थित है, और ये कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरे भाग की बात करें तो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। और चौथा जो है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। तो ये 4 प्रादेशिक विभागों में इसको बांटा गया। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हिमालय की। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच वाला जो पर्वतीय भाग है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका जो मैक्सिमम भाग पड़ता है वो पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसे प्रायः कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आप सोच रहे होंगे आखिर अधिकतर भाग जब जम्मू कश्मीर में पड़ता है तो पंजाब हिमालय क्यों कहा जाता है। देखिए हुआ था क्या कि प्राचीन समय की बात ना करते, थोड़े से समय पहले की बात करें, अंग्रेजों के समय में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात करें तो जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे उन्होंने कश्मीर को जीता था, और कश्मीर को जीतकर पंजाब का भाग बना लिया था, तो इसलिए उसको पंजाब के नाम से ही जाने लगा। इस बात की प्रमुख पर इस जो भाग है इसकी जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं वो हैं काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर। तो ये इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर जोजिला दर्रा है, और नंगा पर्वत जो है सबसे ऊंचा है, 8126 मीटर की ऊंचाई पर है, जो पंजाब हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। बात करेंगे कुमाऊं हिमालय की, तो सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पर गढ़वाल हिमालय, इस क्षेत्र पर जो पश्चिम का क्षेत्र है वो गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी क्षेत्र नाम से जाना जाता है कुमाऊं हिमालय। यानी इसके भी 2 भाग हैं। ये पश्चिमी जो है पश्चिमी क्षेत्र ये जाना जाएगा गढ़वाल के नाम से, और ये पूर्वी क्षेत्र जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। पंजाब की अपेक्षा ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा ऊंचा है। पंजाब हिमालय जो कम ऊंचा है, और कुमाऊं हिमालय उससे ज़्यादा ऊंचा है। नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, 7816 मीटर की ऊंचाई है, और ये सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा यहाँ पर कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये यहाँ की पर्वत चोटियाँ जो ऊँची है। गंगा और यमुना जैसी जो महान नदियां हैं वो इसी भाग से निकलती हैं, और नैनीताल के समीप यहाँ पर नैनीताल है, भीमताल है, सात ताल हैं, ऐसी यहाँ पर झीलें मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेपाल हिमालय की बात करें, तीसरा जो हिस्सा है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे काली नदी से लेकर तो तीस्ता नदी के बीच में में लगभग 800 किलोमीटर लंबा ये भाग है। इसका अधिकांश भाग नेपाल के अंदर पड़ता है, और हिमालय का सबसे ऊंचा भाग यही है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट जो है 8848 या 8850 मीटर ऊंचा, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा अन्य चोटियों की बात करें तो धौलागिरी यहाँ पर है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, मैकाल है। तो ये यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। काठमांडू की घाटी जो है यहाँ की सबसे प्रसिद्ध घाटी यहाँ पर मिलेगी। बात करेंगे असम हिमालय की, तो असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच लगभग 750 किलोमीटर की लंबाई पर ये पूरा फैला हुआ है। ये जो है सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश 3 जगह पर ये मिलता है। प्रमुख चोटियों की बात करें तो नामचा वारबा, कोला कांगड़ी और चोमोलाहारी, ये यहाँ की प्रमुख जो है चोटियों के नाम हैं। आज का जो हमारा वीडियो है यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।